क्या भारत ने मालदीव्स में तख्ता पलट की साजिश रची है? ये सवाल इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय जगत की राजनीति में खूब सुर्खियां बटोर रहा है। ये सवाल अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट के आरोपों के बाद या कहें एक खबर के बाद पूछा जा रहा है। दरअसल 30 दिसंबर को वॉशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट शाया की जिसका टाइटल था अ प्लॉट इन पैराडाइज एंड इंडिया स्ट्रगल फॉर इन्फ्लुएंस इन एशिया। इसे लिखा है गैरी सी और सिद्धार्थ रॉय ने। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने मालदीव में चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की। भारत नहीं चाहता था कि मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन चलाने वाले मोहम्मद मुइज़्ज़ू राष्ट्रपति बने, लेकिन जब मुइज़्ज़ू चुनाव जीत गए तो फिर उन्हें सत्ता से हटाने की साजिश रची गई। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट्स ने मालदीव के विपक्षी नेताओं से मुलाकात भी की। रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि मालदीव के विपक्ष को मुइज़्ज़ू की सरकार गिराने के लिए पैसा चाहिए था। इसके लिए उन्होंने भारत से करीब 51 करोड़ रुपए की मांग भी की थी। इस रिपोर्ट की चर्चा भारत और मालदीव दोनों देशों में हो रही है। अभी तक दोनों ही देशों की सरकारों की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, पर मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने इस रिपोर्ट को झूठा बता दिया है। दी ललन टॉप ने इस मामले पर भारत की प्रतिक्रिया जानने के लिए विदेश मंत्रालय से संपर्क किया है, लेकिन इस शो के तैयार होने तक हमें कोई जवाब नहीं मिला है। जो भी जवाब आएगा हम आप तक ज़रूर लेकर आएंगे। लेकिन विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया के अलावा भी इस रिपोर्ट से कई उत्सुकताएं पैदा होती हैं, जैसे क्या वाकई भारत ने ऐसी साजिश रची? वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में और क्या दावे किए? इन दावों में कितना सच है, कितना दम है, और क्या इस रिपोर्ट से दोनों देशों के रिश्ते में कोई खटास पैदा हो सकती है? आज इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by ITIL and Rise. आज चर्चा वॉशिंगटन पोस्ट के रिपोर्ट की, लेकिन उससे पहले बेसिक क्लियर कर लेते हैं। मालदीव्स हिंद महासागर में बसे द्वीपों की श्रृंखला वाला देश है। लगभग 1200 द्वीप हैं, लगभग 200 पर इंसानों की बसाहट है। ज़मीनी सीमा किसी भी देश से नहीं लगती है। सबसे नज़दीक में भारत और श्रीलंका है। मालदीव के पास महज 300 वर्ग किलोमीटर ज़मीन है। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से भी आधा है। इससे आप आकार का अंदाज लगा सकते हैं। आबादी लगभग 5,22,000 है। सुन्नी इस्लाम राजकीय धर्म है। 98% से अधिक लोग यहाँ पर मुस्लिम हैं। बाकी में ईसाई, बौद्ध और हिंदू समुदाय के लोग आते हैं। राजधानी माले है। मुल्क की आधी आबादी इस माले में ही बसी हुई है। नई दिल्ली से हवाई मार्ग के माले की दूरी लगभग 3000 किलोमीटर है। सबसे नज़दीक में लक्षद्वीप का मिनिकॉय है। मालदीव से उसकी दूरी महज 130 किलोमीटर है। एक समय उसने मिनिकॉय पर अपना दावा ठोका था। 1976 में उसने भारत का क्लेम मान लिया। यहाँ की करेंसी का नाम है मालदीवी रुपया। एक रुपया में लगभग 5.5 भारतीय रुपए आएंगे। मैच के बाद मैच। राइस ट्राई तो कर। नया राइस निकोटीन गम पाए अपना पैक vrise.com से। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के मुताबिक जीडीपी का आकार यहाँ की 60,000 करोड़ रुपए है। प्रति व्यक्ति आय जो है वो लगभग 16 लाख रुपए है, भारत से 7 गुना ज्यादा। अब पॉइंट्स में समझिए वॉशिंगटन पोस्ट में अपनी रिपोर्ट में क्या क्या आरोप लगाए हैं। 2023 के राष्ट्रपति चुनाव में मुइज़्ज़ू ने इंडिया आउट का कैंपेन चलाया। मालदीव्स में भारत के बढ़ते प्रभाव की आलोचना की। ये देखकर भारत के अधिकारी मालदीव्स पहुंचे। उन्होंने मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी यानी MDP के समर्थन में माहौल बनाना शुरू कर दिया। MDP के मोहम्मद नशीद वो जो है उनकी पार्टी है। नशीद साल 2008 से 2012 तक मालदीव्स के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। उन्हें प्रो इंडिया नेता माना जाता है। जब भारतीय अधिकारियों ने MDP के साथ फील्डिंग करनी शुरू की तो मालदीव्स की सिक्योरिटी एजेंसियों ने चिंता भी जाहिर की थी। इन प्रयासों के बाद भी मुइज़्ज़ू चुनाव जीत गए। वॉशिंगटन पोस्ट की खबर में आगे क्या कहा गया है? यह भी आरोप है कि राष्ट्रपति बनने के बाद भी भारत ने मुइज़्ज़ू को हटाने के प्रयास जारी रखे। अखबार लिखता है
है कि शिरीष थोराट और सावियो रोड्रिग्स नाम के दो शख्स ने अमेरिका में मौजूद भारतीय दूतावास में मोइज़ू को हटाने के लिए कुछ मीटिंग्स की। ये दोनों शख्स भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के अधिकारियों से मिलते और उनके साथ लगातार संपर्क में रहते। अब ये दो लोग कौन हैं? शिरीष थोराट एक पूर्व भारतीय पुलिस अधिकारी हैं। उन्होंने मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद को देश के अंदर बढ़ते कट्टरपंथ से लड़ने पर सलाह भी दी थी। दूसरे सावियो रोड्रिग्स, वो गोवा के एक पब्लिशर हैं। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी रह चुके हैं। अखबार के मुताबिक इन दोनों के मालदीव्स में बिजनेस इंटरेस्ट हैं। जब अखबार में इन दोनों लोगों से मोइज़ू को हटाने के प्लान के बारे में पूछा था तो उन्होंने इसकी पुष्टि की, लेकिन ये भी कहा कि वो भारत सरकार के लिए काम नहीं कर रहे हैं। थोराट ने तो ये बात भी कही कि वो एम्बेसी में अपने दोस्तों के साथ मुलाकात के लिए आया जाया करते थे। अखबार को दो सूत्रों ने प्रो इंडिया माने जाने वाली एमडीपी पार्टी के एक सांसद के प्लान के बारे में भी बताया। एमडीपी पार्टी के उस सांसद का नाम है हुसैन शहीम। उन्होंने एक दफ़े कहा था कि अगर विपक्ष मोइज़ू के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए एकजुट हो जाए तो वो भारत से पैसा ला सकते हैं। इसमें कुछ पुलिस अधिकारियों, 2 क्रिमिनल गैंग्स और लगभग 40 सांसदों को पैसा खिलाया जाना था। इसमें मोइज़ू के पार्टी के लोग भी शामिल थे, लेकिन अंततः प्लान रद्द कर दिया गया। शहीम ने बताया कि हमने किसी से पैसे नहीं मांगे। अखबार ने इस मामले में शहीम से भी बात की। उन्होंने ये बात तो कबूल की कि मोइज़ू के खिलाफ महाभियोग के प्लान में वो ज़रूर शामिल थे, लेकिन पैसे लाने वाली बात उन्होंने झूठी बताई। अखबार ने यह भी कहा है कि कुछ भारतीय अधिकारियों को मालदीव्स में राजनीतिक अस्थिरता की चिंता थी। उनको लगा कि अगर मोइज़ू को महाभियोग से हटा दिया गया तो वो देश में राजनीतिक अस्थिरता ला सकती है ये घटना, और देश में धार्मिक कट्टरवाद भी बढ़ जाएगा। तो ये तो हुए मौजूदा हालातों पर अखबार के दावे। अखबार ने कुछ और पुरानी बातों का भी जिक्र किया है, मसलन एक जिक्र 2015 की घटना का। उस समय मालदीव के राष्ट्रपति थे अब्दुल्ला यमीन। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति नशीद को जेल में डाला। नशीद प्रो इंडियन लीडर माने जाते थे, जैसा हमने अभी बताया। जब वो जेल में गए तो उनकी पार्टी एमडीपी ने भारत से मदद की गुहार लगाई। फिर भारत की तरफ से पीएम मोदी का मालदीव दौरा तय किया गया। इसमें मांग की गई कि पीएम मोदी को जेल में बंद नशीद से मुलाकात करवाई जाएगी। अब्दुल्ला यमीन ने ये मांग ठुकरा दी। इसके बाद भारत ने भी पीएम मोदी का दौरा कैंसिल कर दिया। 2018 में यमीन ने आरोप लगाए कि भारत उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहा है। इस आरोप के बाद उन्होंने अपने पुलिस प्रमुख अहमद आरिफ को गिरफ्तार कर लिया। कहा यह भारत से मिला हुआ है। आरिफ ने भारत में भी अपनी पुलिस ट्रेनिंग ली थी। अखबार के मुताबिक वो अपनी ट्रेनिंग के दौरान थोराट से भी मिला था। बहरहाल ये तो थे अखबार के दावे। अब समझिए कि मालदीव में एंटी इंडिया एलिमेंट बना कैसे। टाइमलाइन देखिए। 2013 में प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव यानी पीपीएम के अब्दुल्ला यामीन अब्दुल्ला वयूम राष्ट्रपति बने। उनका झुकाव चीन की तरफ था। उनके कार्यकाल में भारत के साथ दूरियां बढ़ीं। भारत ने मालदीव को 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर्स दिए थे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। भारतीय सैनिक ट्रेनिंग और उनके मैनेजमेंट के लिए गए। 2015 में पीपीएम के अंदर ऐसा माहौल बनाया गया कि भारत अपनी सेना मालदीव पर थोप रहा है। फिर विरोध शुरू हुआ। 2016 में गयूम ने भारत को हेलीकॉप्टर्स वापस लेने की अपील की। एग्रीमेंट की डेडलाइन बढ़ाने से भी मना कर दिया। हालांकि जब तक वैसा होता सरकार बदल चुकी थी। 2018 में मालदीवन डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एमडीपी के इब्राहिम मोहम्मद सोलिह राष्ट्रपति बने। सोली को प्रो इंडिया माना जाता है। उनके शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी खुद पहुंचे थे। प्रधानमंत्री बनते ही सोली ने हेलीकॉप्टर्स वाली इस डील की डेडलाइन आगे बढ़ा दी। उधर गयूम पर भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग का आरोप लगा। उन्हें 11 बरस जेल की सज़ा सुनाई गई। गयूम के समर्थक नाराज़ हुए, सोलिह के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट एंटी इंडिया कैंपेन में बदलने लगा। आरोप ये भी लगा कि सोलिह सरकार संसद को बताए बिना भारत के साथ डिफेंस डील कर रही है। भारत को नौसैनिक अड्डा बनाने के लिए जगह भी दी जा रही है। सोलिह इनकार करते रह गए, मगर ये भावना लोगों के मन में पैठ बना चुकी थी। उस दौर में इंडिया आउट कैंपेन को लीड करने वाले मोहम्मद मोइज़ू ही थे।
इसी को आधार बनाया उन्होंने साल 2023 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ा और जीते भी। नवंबर में शपथ लेते ही मुइज़्ज़ू ने भारतीय सैनिकों की वापसी की मांग की। फिर पहले दौरे पर तुर्की चले गए। अमूमन मालदीव के राष्ट्रपति पहले विदेशी दौरे पर भारत आते हैं। अब नवंबर में ही दुबई के क्लाइमेट चेंज पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP28 की बैठक हुई। वहां पीएम मोदी से वो मिले, लौट कर बोले भारत अपने सैनिकों को हटाने के लिए तैयार हो गया है। मार्च महीने में भारत ने अपने सैनिक मालदीव से वापस बुला लिए। उस समय कहा गया कि मालदीव भारत के हाथ से निकल गया, लेकिन चंद महीनों में ही हवा पलट गई। अक्टूबर 2024 में मोहम्मद मुइज़्ज़ू भारत आए। पीएम मोदी से मुलाकात हुई। दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत करने की भी बात हुई। अपने वॉशिंगटन पोस्ट के दावों को आपने सुना है अभी। मुइज़्ज़ू की राजनीति समझी है। अब एक्सपर्ट कॉर्नर की तरफ चलते हैं। हमने इस मामले को और विस्तार से समझने के लिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर अमिताभ सिंह से संपर्क किया। हमने उनसे पूछा कि वॉशिंगटन पोस्ट के दावों से क्या भारत और मालदीव्स के रिश्ते और खराब हो सकते हैं? देखिए, पहली चीज, इस तरह के न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स कई आते रहते हैं और मैंने देखा है और आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि इस तरह के रिपोर्ट्स ज्यादातर सेंसेशनलिज्म के लिए आते हैं और इसमें दो न्यूज़पेपर का बहुत बड़ा योगदान है। एक तो है न्यूयॉर्क टाइम्स और दूसरा है वॉशिंगटन पोस्ट। ये इस तरह की खबरें अभी नहीं, अपने इसमें भी निकालते हैं। बाद में भी आप पढ़ेंगे कि ऐसा कुछ ना कुछ आता रहा है और कई सारे जर्नलिस्टिक अकाउंट्स भी ऐसे आते रहे हैं जिसमें उनसे पता चलता है कि शायद ऐसा कुछ हुआ था। तो कई बार इस तरह के जो इंफॉर्मेशन आती हैं वो तो आती ही हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता इसको किसी को भी तरजीह देनी चाहिए उस सेंस में। तो लेकिन उसका दूसरा प्रश्न, भारत ने ऐसा किया होगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि आधिकारिक तौर पे भारत ने कभी इसको कंफर्म नहीं किया है और अब तक तो नहीं किया है। और ऐसी घटनाएं जैसे नेपाल के बारे में लगाई जाती थी, श्रीलंका के बारे में लगाई जाती थी, बांग्लादेश के बारे में लगाई जाती हैं, तो आधिकारिक तौर पे इसकी पुष्टि तो कभी आ नहीं सकती है। लेकिन जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स हैं जो सेकेंडरी इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है, न कि कोई रॉ या इंटेलिजेंस उनके इंफॉर्मेशन पे, वो ऐसा करती हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि भारत की विदेश नीति है कि किसी राज्य के, और जो वॉशिंगटन पोस्ट ने जो जिस तरह का लिखा है कि भारत ने उन्हें 6 मिलियन US$ देने की पेशकश की थी और 40 MP को वो पैसे देना। तो मुझे लगता है 40 MP को पैसे देकर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में या इम्पीचमेंट में करना, मुझे नहीं लगता है कि ये भारत कर सकता है या कोई देश करना चाहेगा इतने संप्रभुता संपन्न राज्य के लिए। रही बात, हमारे रिश्ते जरूर तल्ख थे और तल्खी उनके तरफ से शुरू हुई थी। जो इंडिया आउट का कैंपेन चला था उसके चलते ज्यादा हुई थी और हमारे पहले इनके साथ जो संबंध रहे बहुत अच्छे रहे हैं और भारत को उनका फर्स्ट ट्रांसपोंडर भी कहा जाता है, सॉरी फर्स्ट रिस्पोंडर भी कहा जाता है। तो इस तरह से हम देखें तो ये मुझे एक भ्रामक न्यूज लग रहा है। ये बात सही है कि भारत के लिए अच्छा होता अगर मुइज़्ज़ू के जगह कोई और आता, लेकिन जाहिर है संप्रभुता संपन्न राज्य है, उनका हम सम्मान करते हैं। और भारत ने भी अब जो है मालदीव के शासन से उनके राष्ट्रपति से संबंध सुधारे हैं और काफी हद तक सुधरे भी हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी के इसमें वो आए थे स्वेरिंग इन में, बाद में 1-to-1 विजिट पे आए थे वो। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई ये सीरियसली लेने की इसको जरूरत नहीं है। क्या भारत ने किसी पड़ोसी देश में राजनीति प्रभावित करने की पहले कभी कोई ऐसी कोशिश की है जैसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं? फिर वही जर्नलिस्टिक अकाउंट्स है, डिप्लोमैट्स की डायरीज हैं, डिप्लोमैट्स के बायोग्राफीज हैं या जो अपने बारे में लिखते हैं, उनसे ये पता चलता है कि श्रीलंका में, नेपाल में, बांग्लादेश में कोशिशें की गई थी कि एक भारत समर्थित सरकारें बनाई जाए। लेकिन बात वहीं पर आके रुक जाती है कि भारत के रिकॉर्ड से या आर्काइवल हिस्ट्री से या उनके रॉ के रिपोर्ट से या जितने भी तरह के रिपोर्ट हैं उनमें कभी इसका कोई इल्म नहीं मिलता है। तो मुझे नहीं लगता है इसकी कभी आधिकारिक पुष्टि होगी इन सरकारों को बदलने की जो बात आप कर रहे हैं अब मित्र राष्ट्रों के साथ या पड़ोसी राज्यों के साथ। और ये शायद इसी तरह के सेंसेशनलिज्म, इसी तरह के बायोग्राफीज, इन्हीं तरह के जर्नलिस्टिक अकाउंट्स में दब के रह जाएंगे।
तो ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब रूस से जुड़ी एक सुर्खी जानते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच कैदियों की अदला बदली हुई है। दोनों तरफ से मिलाकर लगभग 300 कैदी बदले गए हैं। इसमें ज़्यादातर सैनिक हैं। इस डील की मध्यस्थता में संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई का अहम योगदान माना जा रहा है। रूस और यूक्रेन दोनों ही पक्षों ने इस डील को करवाने के लिए यूएई का शुक्रिया भी अदा किया है। अब तक लगभग 4000 कैदी रूस रिहा कर चुका है। रूसी अधिकारियों के अनुसार यूक्रेन ने इन बंदियों को बेलारूस में रिहा कर दिया है, जिसके बाद इन्हें रूस लाया जाएगा। इन देशों के बीच आखिरी एक्सचेंज इसी साल अक्टूबर के मध्य में हुआ था, जब दोनों देशों ने 95 कैदियों की अदला बदली की थी। फरवरी 2022 से ही जंग शुरू होने के बाद अब तक दोनों देश लगभग 60 बार ऐसी अदला बदली कर चुके हैं। हमने प्रोफेसर अमिताभ से पूछा कि जो बाइडेन के जाते जाते जंग बहुत तीव्र हो चुकी है। अभी क्रिसमस के दिन यूक्रेन पर बड़ा हमला हुआ था। फिर इस दुश्मनी के बीच ये डील कैसे हो पाई और इसका जंग पे क्या असर पड़ेगा, सुनते हैं। देखिए, हर जंग में एक बैक चैनल कम्युनिकेशन होता रहता है, चाहे वो ट्रैक टू डिप्लोमेसी के थ्रू हो या मित्र राष्ट्रों से हो या ऐसे न्यूट्रल कंट्रीज हैं जैसे इस कंटेक्स्ट में यूएई है। वो संबंध चलते रहते हैं। तुर्की से भी रूस के अच्छे संबंध हैं। उन्होंने भी जैसे प्रिजनर एक्सचेंज एक बार किया था, आपको याद होगा, बहुत बड़ा न्यूज भी हुआ था। उसमें करीब 26 के करीब प्रिजनर्स एक्सचेंज किए गए थे दोनों साइड से, रूस से और वेस्टर्न स्टेट से। इसके पहले भी यूनाइटेड नेशंस और तुर्की के तत्वावधान में ग्रेन डील हुई थी। तो इस तरह के बैक चैनल कम्युनिकेशन चलते रहते हैं। अब तक आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 59 प्रिजनर एक्सचेंज अग्रीमेंट्स हुए हैं। करीब 8000 प्रिजनर्स को इधर से उधर किया गया, यानी 8000 के करीब रूस के प्रिजनर ऑफ वॉर्स को और 8000 के यूक्रेन प्रिजनर्स ऑफ वॉर को उनकी अदला बदली की गई है। आज का दुनियादारी यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, देखते रहिएगा लल्लन टॉप। और हाँ, आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट।